हाँ, नमस्कार। और इस नवंबर महीने की हमारी जो धन की बात होती है, जो इकोनॉमी, मार्केट और इन्वेस्ट के ऊपर हमारी जो इंटरनल सुंदर म्यूचुअल की रिसर्च की आउटलुक होती है, उसको शेयर कर रहे हैं। उस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं इंडिया की स्टोरी से इकोनॉमी के ऊपर। वहाँ पे ओवरऑल समरी यही है कि इंडिया आज रिकवरी को राइड कर रही है, यही है ओवरऑल पिक्चर। तो उसके अंदर पहले जो हम देखेंगे कोविड की स्थिति क्या है। कोविड के अंदर आप देखेंगे तो ये सेकेंड वेव में जो डर था, राइट, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीक हुआ था, उसके बाद एकदम सा स्टेबलाइज हो गया है। तो सेकेंड वेव में जितना डर था उतना नहीं हुआ, और समझिए कि सब कंट्रोल में है इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट कोविड। दिवाली की भी डर थी, वो भी उतना नहीं निकला जितना ओणम में केरल के साथ हुआ था, राइट। तो ये है स्थिति ऑन दिस। तो अगर थर्ड वेव आ गई तो क्या इशू होगी, उसको हमें देखना चाहिए। और इसको थर्ड वेव को अगर आता है थर्ड वेव, तो उसको प्रिवेंट करने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा हाथ होगा। और उसमें अच्छी खबर यह है कि करीबन 80% लोग आज एक डोज अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर एटलीस्ट एक डोज ले चुके हैं, और दोनों डोज लेने वाले करीबन 40% से ज्यादा है। तो ये एक कंफर्ट देती है कि अगर अडल्ट पॉपुलेशन में से इतना कवर हो गया तो थर्ड वेव आ गई तो भी उसका असर उतना नहीं होगा कि वो शायद एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए घर में बैठ सकते हैं। कोविड आ गया तो भी उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ मौत का उतना डर नहीं होगा। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन की स्थिति ऐसी हालत पे चली, राइट, तो समझिए कि हम दिसंबर जनवरी तक पूरा 100% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी खबर है। इनफैक्ट इतना हमारे पास वैक्सीन आज पड़ा है कि री एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ओवरऑल कोविड की स्थिति में बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, ये हम कह सकते हैं। नेचुरली उसका असर इकोनॉमी के ऊपर कैसे दिख रहा है ये अभी देखेंगे। तो पहला मैं आपका ध्यान डालूंगा कंजम्पशन सेक्टर पे, क्योंकि जो भी चीज होती है कि एक लॉकडाउन के जरिए या कोविड की क्राइसिस के कारण कंजम्पशन ही बहुत इम्पैक्ट होता है। और अगर कंजम्पशन को स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर हमें एक सेंस मिलेगा, राइट। तो ऐसी हालत में पहली चीज यह है कि टू व्हीलर, जो कि वेव के बाद इमीडिएटली एक पिकअप दिखाया था, वहां पे थोड़ी बड़ी स्लो डाउन दिख रही है। वेयर ओवरऑल प्राइवेट व्हीकल्स में थोड़ा बहुत आप देखेंगे डिक्रीज हुआ है। तो ये चीज जो है कंजम्पशन के अंदर टू व्हीलर का थोड़ा आप देख रहे हैं एक येट टू विटनेस दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, राइट। तो अब एफएमसीजी में देखें तो सेल्स होल्ड अप हो रहा है। डोमेस्टिक एफएमसीजी सेल्स राइजिंग ट्रेंड पे है, वी शेप्ड रिकवरी सामने ही दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखिए एक वी शेप्ड रिकवरी ओवरऑल दिख रहा है। यानी नॉन ड्यूरेबल्स जो है वो फ्लैट है, होल्डिंग अप था, मगर ड्यूरेबल्स में वी शेप्ड रिकवरी दिख रहा है। कारण क्या है? सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट रिजिम है, और फेस्टिवल सीजन के टाइम ही लोग ऐसे बड़े बड़े चीज जैसे ड्यूरेबल होते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब खरीदते हैं, राइट। तो ये थी कंज्यूमशन के ऊपर। कंजम्पशन के अंदर ही हम मानते हैं हाउसिंग सेक्टर को भी। तो हाउसिंग सेक्टर के ऊपर एक ध्यान डालें तो यहाँ पे देखिए कि अच्छी खबर है, नई लॉन्चेस रेजिडेंशियल एरिया में नई लॉन्चेस भी भरपूर बढ़ रही है, और नए सेल्स भी बढ़ रहे हैं, यानी एक माहौल अच्छा बन रहा है। और ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स भी राइजिंग ट्रेंड में, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होता है तभी प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर के लिए। और अगर हम मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर में देखें तो न्यू सेल्स का अप्रिशिएबल सेगमेंट सभी शहर में आपको दिख रहा है। छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, इन इन टॉप शेयर्स में का सभी जगह पे आपको एक पिकअप दिख रहा है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लिए खबर अच्छी निकल रही है। अब आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट का सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो भी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए था। सेकेंड मौका हमारे लिए कहाँ आ रहा है, वो है चाइना से जो नाराजगी थी लोगों को इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स को कि कोविड के बारे में उन्होंने सही तरह से बताया नहीं, एक कंट्री के ऊपर रिस्क बढ़ गया है उनका। तो चाइना प्लस वन का जो स्ट्रैटेजी सब लोग अपना रहे, उसमें इंडिया भी शामिल होना चाह रही है। तो एक्सपोर्ट्स की बूस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और उसके अंदर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स या ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, दोनों एक वी शेप्ड रिकवरी साफ साफ दिखा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत एक सपोर्टिव चीज निकल रही है। और एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स,
करीबन समझिए कि 2003 में हम 0.7% के लेवल पे थे, आज 3 गुना करीबन हम 2% के लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी एक एक्सपोर्ट की स्टोरी, यही हमारी एक सक्सेस स्टोरी बन रही है और आने वाले दिन में भी उम्मीद है कि ये बहुत जबरदस्त बढ़ सकती है। और यहाँ पे चाइना के साथ जो हम झगड़ा की बात कर रहे हैं और कुछ खास हो रहा है, पर समझिए कि बिजनेस में उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट्स भी और चाइना से एक्सपोर्ट्स, चाइना को एक्सपोर्ट्स भी, दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल एक तरफ ये माहौल चाइना के हमारे रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप को उतना अफेक्ट नहीं कर रहा है। और कहाँ पे हो रहा है ये चाइना के साथ बिजनेस? इलेक्ट्रिकल मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये दो है चीज जहां पर टोटल इंपोर्ट्स में शेयर ज्यादा है। इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ चाइना से, तो ये दोनों में कुछ असर नहीं दिख रहा है, दो हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो थी एक्सपोर्ट्स। अब आते हैं कैपेक्स के ऊपर। कैपेक्स का इंपॉर्टेंस आता है क्योंकि कैपेक्स माने इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं, मगर उसमें समझिए कि 7, 8, 10 सेक्टर जुड़े हुए हैं, जैसे सीमेंट, जैसे स्टील, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे पेंट, जैसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, राइट? ये सब कैपेक्स से जुड़े हैं, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त होता है। तो कैपेक्स के ऊपर देखें ध्यान, तो फर्स्ट थिंग ये है कि इस स्लाइड में मैंने दिखाया है पब्लिक और प्राइवेट का प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कैपेक्स की काम जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वहां पे आपको देख रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट है। प्राइवेट सेक्टर का अभी काम बढ़ रहा है प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन, बट गवर्नमेंट ने, क्योंकि रिसेंटली उनके पास फाइनेंसेस का थोड़ा टाइट सिचुएशन था, उन्होंने थोड़ा कम किया है प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन शॉर्ट टर्म में, राइट? मगर दूसरी चीज, न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट में देखिए, उसमें भी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी भी कम ही है, मगर अनाउंसमेंट ज्यादा है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तीसरी चीज है कि कब बढ़ेगी आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? जब बढ़ती है तभी आपको नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स बढ़ते हैं, क्योंकि उनको डर आता है कि 2-3 साल के बाद हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगी। मगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो सेकेंड वेव के बाद बढ़ी थी, अभी थोड़ा गिरी है, क्योंकि ओवरऑल यूटिलाइजेशन उतना नहीं है। तो ओवरऑल कैपेक्स की स्टोरी शॉर्टर टर्म में उतना स्ट्रांग नहीं है, मगर फ्यूचर आउटलुक, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट सेक्टर की एक तरफ प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं, एट द सेम टाइम इतने सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर ने कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स की है। तो आप ये एक उम्मीद रख सकते हैं कि अगले 6-9 महीने में ये प्रोजेक्ट सब ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी, ऑर्डर्स दे देंगे और ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। तो एक ऑर्डर को 6 और 9 महीने की टाइम दीजिए और उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए और साल 1.5 साल, तो मैं कहूंगा कि अगले 2 साल के टाइम फ्रेम में ये कैपेक्स की स्टोरी जबरदस्त बढ़ेगी और उसके बाद आप उसको फायदा देख पाएंगे। तो मीडियम टर्म के लिए कैपेक्स का आउटलुक बढ़िया है, तो शॉर्ट टर्म में अभी वक्त लगेगा। अब आते हैं जो ओवरऑल सभी सेक्टर को सपोर्ट करती है, जो बैंकिंग है, जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन को सपोर्ट करती है, हाउसिंग लोन्स को सपोर्ट करती है और कॉर्पोरेट फाइनेंस भी सपोर्ट करती है कैपेक्स के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर की हालत में आरबीआई का बहुत बड़ा हाथ दिया है, क्योंकि करीबन 30% अपने जीडीपी के अंदर आरबीआई ने बैलेंस शीट को बढ़ाया, यानी भरपूर लिक्विडिटी। सेकंड, उन्होंने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट को काट कर बैंक्स के ऊपर दबाव डाला कि आप अपने लेंडिंग रेट्स को कम कीजिए। तो एग्जिस्टिंग लोन्स के ऊपर पहला जो ब्लू लाइन है वहां पे भी गिरावट, और न्यू लोन्स पे तो और भयंकर गिरावट। तो आज हाउसिंग लोन्स आप देख रहे हैं 6.5% पे भी हाउसिंग लोन्स मिल रहे हैं, तो 7% पे ऑटो लोन्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट जो आरबीआई 3-3.5% पे बैंक को पैसा दे रही है, और वहां पे वो 6-7.5 मैंने उनको 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है। एट द सेम टाइम कंज्यूमर को भी लो इंटरेस्ट के कारण कुछ खरीदारी करने की ईएमआई का ड्रॉप होना एक अच्छी खबर है बैंकिंग सेक्टर के लिए और इकोनॉमी के लिए। एट द सेम टाइम एनपीए जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में बढ़ी थी, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने भी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क केवी कामत कमेटी को लॉन्च किया, और उसके थ्रू भी आज सिचुएशन एनपीए का बहुत सुधर गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो बैंकिंग प्रोविजंस मोर देन कंफर्टेबल बन चुके थे, क्योंकि डर इतना ज्यादा था तो सभी बैंक ने ज्यादा प्रोविजन कर दिया था। तो यहाँ पे इस टेबल में देखिए एचडीएफसी, ऐसे एक्सिस, इंडियन, कोटक, सभी लोगों के पास आज बैलेंस प्रोविजन बफर बचा है आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग। तो कुशन कंफर्टेबल है, बैंकिंग सिस्टम की हेल्थ बहुत बढ़िया है, खाली फेडरल बैंक का थोड़ा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ द कुशन, राइट? और एट द सेम टाइम कोविड के लिए स्पेसिफिक कुशंस भी देखे,
मोर देन एडिक्वेटली उन्होंने किया था, और ओवरऑल एनपीएल की कवरेज भी उन्होंने एडिक्वेटली किया था। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चेक बाउंस जो होते हैं ना, कि लॉकडाउन के टाइम में लोग काम में नहीं जा रहे हैं तो ईएमआई को बाउंस करा देते हैं, वो चीज भी जो पीक हुई थी, करीबन 40% बाउंस रेट था इन द मिडल ऑफ द वेव, तो वो अभी 25% वॉल्यूम में और वैल्यू में 31 से 21% गिर गया है। तो ओवरऑल बैंकिंग के लिए भी लो बोरोइंग कॉस्ट, भरपूर लिक्विडिटी, और अभी डिमांड बढ़ने की बस एंटिसिपेट करने की जरूरत है। तो बैंक्स पूरा सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमिक रिव्यू के लिए तैयार है। तो बैंकिंग सेक्टर में मैं पॉजिटिव आउटलुक रखूंगा। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट, शायद स्टॉक मार्केट के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं होगा, फिर भी गवर्नमेंट के लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट की हालत ट्रैक करना सब जरूरी है। तो उसमें आप देखिए, नौकरी का जॉब इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि सीधे फर्स्ट वेव के बाद जो बढ़त थी, फिर सेकेंड वेव में थोड़ी गिरावट, अभी वहां से भी स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी नौकरी की जॉब इंडेक्स में दिख रही है। एट द सेम टाइम सेक्टर्स में देखिए तो कहां पे बढ़ रहा है, आईटी में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में और फार्मा सेक्टर, ये चारों में आपको भरपूर ग्रोथ दिख रही है एम्प्लॉयमेंट में। और एक चीज जो हो रही है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो है कि जो डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुई थी, फिर जीएसटी से कंटिन्यू हुआ, ये जो फॉर्मलाइजेशन कहते हैं, यानी कैजुअल लेबर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को लेबर का शिफ्ट, वो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में खाली फॉर्मल सेक्टर ही ईपीएफओ के अंदर सब्सक्राइब हो सकता है पीएफ के लिए। तो वहां पे बड़ा दिख रही है कि क्या हो रहा है कि ज्यादातर वर्कर्स अभी इनफॉर्मल से फॉर्मल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली इनफॉर्मल इकोनॉमी स्टॉक मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है, खाली फॉर्मल इकोनॉमी में आने वाले कंपनियां ही अल्टीमेटली लिस्टिंग में आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है एम्प्लॉयमेंट की ओर। और नरेगा जो कि 100 रुपया 100 दिन के लिए गवर्नमेंट देती है, जिसको नौकरी नहीं है तो उसको गारंटी देती है, तो आप हमारे पास आ जाओ, हम कुछ ना कुछ कामकाज आपको दे देंगे, और 100 दिन के लिए हम गारंटी करते हैं कि 100 रुपये पर डे हम आपको दे देंगे। वो चीज गिर रही है, यानी लोगों को एक्चुअल नौकरियां बड़ी तरह से मिल रही है, और भी तनख्वाह मिल रही है उधर, तो नरेगा के पास नहीं जाएंगे ना। तो नरेगा का गिरना एक अच्छी खबर है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमी में बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये खबर भी अच्छी है। तो एक्चुअली ये का पूरा रिजल्ट आप देखते हैं कि एवरेज वेज लेवल्स आज 2019-20 यानी प्री कोविड पीरियड के ऊपर बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल ये हालत आपको दिखाई कि एक ब्रॉड बेस रिकवरी हो रहा है, जहां पे सभी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और इसके कारण डिमांड सप्लाई के कारण वेजेस भी बढ़ रहे हैं, यानी लोगों के हाथ में पैसा अभी और भी ज्यादा है, कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल स्थिति आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट की, रूरल और अर्बन, हम प्री कोविड लेवल तक अभी पहुंच गए हैं, सेकेंड वेव के बाद जो झटका लगा था उसके बावजूद। तो ओवरऑल ये थी अलग सेक्टर्स। तो ओवरऑल इकोनॉमी की समरी में हम एंड करते हैं इकोनॉमिक आउटलुक को। तो यहाँ पे कुछ मैंने एक ही स्लाइड में जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट्स को, पावर डिमांड को, टू व्हीलर सेल्स को, ईवी बिल्स जो गवर्नमेंट खरीदारी करती है, जीएसटी कलेक्शंस, रेल फ्रेट, पैसेंजर व्हीकल सेल्स और वाहन के रजिस्ट्रेशन, सभी जगह पे फर्स्ट वेव के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी, फिर सेकेंड वेव में गिरावट, फिर अगेन बहुत दिख रही। तो ओवरऑल इस समरी में दिख रहा है कि इकोनॉमी एक अच्छी राइडिंग द रिकवरी, तो हेडलाइन हमने दिया था वो साफ आपके सामने दिख रही है। एंड इनफैक्ट नोमुरा जैसे एक स्टॉक ब्रोकर एक बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स डेवलप करते हैं सभी सेक्टर्स को कुछ वेटेज देखते हुए, वो कोविड के पहले करीबन 100 लेवल समझिए में था, तो फर्स्ट वेव में 48 तक गिरा, फिर 95 तक फर्स्ट वेव की रिकवरी में आ गया, फिर वापस सेकंड वेव आई तो 63 पे गिर गया था, वो अभी पहुंचकर 100 को पार करके 114 के लेवल, यानी 14% बेहतर प्री कोविड के लेवल से। तो इससे आपको मायना लगा सकते हैं कि भरपूर इकोनॉमिक रिकवरी शामिल हो रही है। और आने वाले दिन के लिए देखेंगे तो पीएमआई एक अच्छा प्रेडिक्टर है। तो पीएमआई भी फर्स्ट वेव में बहुत गिरा था, सेकंड वेव में थोड़ी गिरावट, उसके बाद जो राइज है अभी 50 के ऊपर चल गई, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंशन मोड में आ चुकी है। सर्विसेज सेक्टर में भी लीजिए और मैन्युफैक्चरिंग दोनों 50 के ऊपर और राइजिंग ट्रेंड में है। ये आने वाले दिन के लिए एक अच्छी खबर है। और एट द सेम टाइम और एक इकोनॉमिक ट्रैक्टिविटी इंडेक्स एक होता है मॉर्गन स्टैनली जो पब्लिश करती है, वो भी जीवीए जो जीडीपी के अंदर एक हिस्सा होता है, वैल्यू एडेड जीडीपी, वो
उसको अच्छी तरह प्रेडिक्ट करती है। तो यहाँ देखिए आप, जब भी वो ब्लू लाइन बढ़ी है उसके बाद ये येलो लाइन भी बढ़ी है, जब वो गिरी है ये भी गिरी। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वेव में जो गिरावट, तो उसके कारण जीवे भी गिरी, मगर अब देखिए उसके बाद जो बढ़त दिख रहा है आपको सामने, और वो अक्टूबर में थोड़ा गिरावट, तो सेम ट्रैक आपको जीवीए में आने वाले में देख सकते हैं। तो ब्रॉडली एक राइजिंग ट्रेंड आप देख सकते हैं जीवीए में। तो ओवरऑल जीडीपी का नंबर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स मैंने यहाँ पेश किया है। कुछ क्वार्टर में 20% सब दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर बहुत लो में था, तो वो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट दिख रहा है। ओवरऑल ये 4 क्वार्टर को हम एवरेज करके देखेंगे तो करीबन 9.5%, जो कि आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था अपने लास्ट इकोनॉमिक आउटलुक जो आरबीआई का पॉलिसी में था, वही आजकल समझिए कि 9.5 के लेवल कॉन्फिडेंटली दिख रहा है कि इस साल हमारी जीडीपी आ जाएगी। ठीक, तो ऐसी हालत में इकोनॉमिक रिकवरी के साथ गवर्नमेंट का सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईआई या एफडीआई वाला पैसा जो हमारे कैपिटल स्टार्व्ड इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरत है, वो गवर्नमेंट की रिस्क के ऊपर डिपेंड होती है, और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और बहुत बढ़ जाता है तो समझिए कि हमारी रेटिंग एजेंसीज हमारी रेटिंग को भी डाउन कर सकते हैं, और उसके कारण एफआईआई और एफडीआई फ्लोस में भी असर आ सकता है। मगर अच्छी खबर यह है कि रिसीट्स जो है गवर्नमेंट का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जो भी टैक्स है, उसमें उम्मीद से ज्यादा इनकम सेंटर को भी आ रही है और स्टेट्स को भी आ रही है। यानी फिस्कल सिचुएशन में जितना डर था कि कोई स्लिपेज होगा, उतना नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जीएसटी कलेक्शन आज, सबसे शुरुआत जीएसटी जब हुई थी जुलाई 18 में, तब से आज तक सेकंड हाईएस्ट लेवल टच किया है पिछले महीने अक्टूबर में। तो भरपूर जीएसटी कलेक्शन मैंने दो, गवर्नमेंट की फाइनेंसेस के लिए पॉजिटिव, और जीएसटी कलेक्शन तब होती है जब ओवरऑल इकोनॉमी एक ग्रोथ स्टेज में होती है, इसलिए टैक्स भी बढ़ता है। तो ये एक समरी है कि इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द शॉर्ट टर्म बहुत बढ़िया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इसके साथ गवर्नमेंट की रिस्क में और एक बात आती है फॉरेक्स, क्योंकि इंपोर्ट्स इंडिया हेवीली इंपोर्ट करती है, ट्रेड डेफिसिट अभी भी नेगेटिव है। तो इंपोर्ट कवर करने के लिए आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स करीबन 14 महीने के इंपोर्ट कवर करने लायक है। तो बहुत स्थिति बहुत, जब रघुराम राजन के टाइम में था 1 महीने का ही हमारे पास रिजर्व्स थे, तो 14 महीने का रिजर्व्स है, तो समझिए हमारी देश के लिए भी वो एक मजबूती देती है करेंसी के लिए। और ये जो हुआ है इसका कारण क्या है, क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो बढ़ रही है, देखिए वो लाइन जो है काला लाइन बीच में, वो दिखाता है हमारी फॉरेक्स की लाइन, और वो धड़ाधड़ बढ़ रहा है। कितना बड़ा है, करीबन आज 640 बिलियन डॉलर पे है, मगर समझिए कि कोविड के बाद ही 160 बिलियन ही 640 में से 25% बस पिछले 18 महीने में आ चुके हैं। इनफैक्ट ओवरऑल रिलेटिव देश को कंपेयर करें, चीन के बाद इंडिया लार्जेस्ट अपना रिजर्व एडिशन कर चुकी है। सो ओवरऑल ये फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि वो भी पैसा डाल रहे हैं, इसलिए आरबीआई अपने रिजर्व्स को बढ़ा पा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है फ्रॉम इंडिया की फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है और फॉरेक्स सिचुएशन भी कंफर्टेबल है। तो टेपरिंग वेपरिंग ऐसा जो डर है उसको डिफेंड करने के लिए हमारी इकोनॉमी की और रिजर्व बैंक की स्थिति बहुत मजबूत है। तो उतना डरने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी के ऊपर, कुछ करेंसी के ऊपर ज्यादा असर आएगा, राइट। तो इसीलिए अगर आप सभी एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट को देखें वर्सेस डॉलर, तो हमारी 4th रैंक में है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्सेस डॉलर। तो स्लाइटली नेगेटिव है 1.5%, फिर भी ओवरऑल देखें तो हमारी रैंक 4th है कि हमारी करेंसी में इतना असर नहीं आया जितना बाकी के इमर्जिंग देशों के ऊपर आया था, राइट। तो ऐसी हालत में शॉर्ट टर्म आउटलुक की पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं, तो अभी मीडियम टर्म आउटलुक के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। क्यों मीडियम टर्म आउटलुक की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ आप सब लोगों का इन्वेस्टमेंट तो मीडियम टर्म ही होता है, मगर मोर इंपॉर्टेंटली आज शॉर्ट टर्म में मार्केट का मूव भी मीडियम टर्म आउटलुक के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि एफआईएस में कई तरह के एफआईएस होते हैं, जैसे पेंशन फंड होते हैं या गवर्न के सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करती है, वो मीडियम टर्म के लिए उनको मार्केट से रिटर्न चाहिए। तो जिस इकोनॉमी का मीडियम टर्म आउटलुक मजबूत हो, उसी इकोनॉमी में वो अपना एलोकेशन ज्यादा करते हैं। तो ये मजबूती आज शॉर्ट टर्म में आपको लिक्विडिटी ला रही है बाहर से, तो हमारी शॉर्ट टर्म ही हमारी मार्केट बढ़ रही है। तो ये मीडियम टर्म आउटलुक को समझना, और उसमें कुछ दिक्कतें आएगी तो क्या होगा सर, उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा सर, ये समझना जरूरी है मार्केट के ऊपर जाने से पहले। तो मीडियम टर्म में 3 स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है इंडिया के लिए। हाउसिंग का सेक्टर आपने ऑलरेडी डेटा देखा कि रिवाइवल मोड में है। पीएलआई जो
प्रोडक्शन लिंक इंस्टीट्यूट, तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को यूज कर रही है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, एक्सपोर्ट बेस डेवलप करने के लिए, और एनआईपी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है और इंप्लीमेंट करती है, उसके कारण जो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। ये तीनों में ब्रीफली हम देखते हैं तो रियल एस्टेट साइकिल टर्न अराउंड में है, एवरेज प्रॉपर्टीज प्राइसेस राइजिंग है, सेकंड न्यू लॉन्चेस की बात ऑलरेडी हमने करी, सेम स्लाइड में रिपीट कर रहा हूं। और अब आते हैं पीएलआई के ऊपर। पीएलआई में खास चीज क्या है कि गवर्नमेंट अपने हाथ से पैसा दे रही है नए कैपेसिटी सेटअप करने के लिए, 5 से 6% का इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो आके इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस में, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। तो करीबन समझिए 13 ऐसे सेक्टर को उन्होंने लॉन्च किया, $150 बिलियन सेल्स आने की उम्मीद है, जहां पे 70 बिलियन खाली वैल्यूएशन होगी, और जीडीपी में करीबन 3.5% का हिस्सा हो सकता है ये सेल्स, राइट। तो ऐसी हालत में ये है जो सेक्टर्स जिसमें एलोकेशन है, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मेन, उसमें करीबन 57,000 करोड़ का एलोकेशन आ सकता है, और बाकी सब मिला के करीबन 2 लाख करोड़ की एलोकेशन पीएलआई के कारण ही इकोनॉमी को आके बूस्ट दे सकती है। और फाइनल पॉइंट जो मैंने बताया था वो था एनआईपी। तो एनआईपी का पाइपलाइन यानी नेशनल, करीबन 111 लाख करोड़ की खर्चा इस 5 साल की प्लान में प्लान किया गया है, और उसमें से 70% आपको एनर्जी सेक्टर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवे में ही जा रहा है। तो ये भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दे सकती है इकोनॉमी को। और गवर्नमेंट ने भी इनोवेटिवली नेशनल मोनेटाइजेशन यानी अपने पास जो असेट्स है उसको बेचने के बगैर वो उसको लेंड करेगी प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके पैसा देके, और वापस एंड में वो रिटर्न हो जाएगा, जैसे एयरक्राफ्ट की लीज होती है, समझे, वेरी सिमिलर टू दैट। ये बहुत इनोवेटिव मॉडल है। आज 6 लाख करोड़ की बात किया है, बट आने वाले दिन में ये वाइडन होकर और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि 111 लाख करोड़ की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो ये एक नया रूट चुना है गवर्नमेंट ने, जो अच्छी खबर है, राइट। तो इसके साथ इस 111 लाख करोड़ को सपोर्ट करने वाली चीज है एफडीआई, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो देश से भी आ सकती है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया, या इंडिविजुअल कंपनी से भी आ सकती है। तो एफडीआई में भी इंडिया का देखिए एक वी शेप्ड रिकवरी है, और लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हाई $81.6 बिलियन एफडीआई हमें मिला था। और बाकी देश में कंपैरिजन, अगेन आप चीन को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कहीं अव्वल नंबर पे बहुत दूर है, मगर बाकी देश के कंपैरिजन में इंडिया को ही सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है। और उम्मीद है कि गवर्नमेंट की ये जो पीएलआई और ऐसे अनाउंसमेंट्स के कारण ये आने वाले दिन में और भी बढ़ सकती है। तो फिनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक तरफ एनएमपी का ऐलान किया गया है, दूसरा एफडीआई का भी सपोर्ट है, और फिस्कल सिचुएशन में भी सुधार आ रहा है। तो ये सब मिला के हमको कॉन्फिडेंस देती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है उसको सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलेगी, फाइनेंस की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, राइट। तो ये मेन रीजन इसका है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जो मैं बता रहा हूँ कि 44% लोगों ने जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी इंटेंशन है कि हम चाइना के बाहर भी और एक मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन ढूंढेंगे। तो उसमें ही इंडिया अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रही है ऐसी स्कीम्स के थ्रू, राइट। तो ये सब मीडियम टर्म आउटलुक अगर कंप्लीटली फुलफिल हो गया तो उम्मीद है कि अगले 5 साल में और $1.4 ट्रिलियन, 1.4 लाख करोड़ डॉलर हमारी जीडीपी बढ़ सकती है, राइट। तो ये 1.4 ट्रिलियन कहां तक हमें पहुंचा सकती है? ये हमें करीबन 4.1 ट्रिलियन, कुछ दिन पहले $5 ट्रिलियन की बात हो रही थी, और कोविड ने आके उसको थोड़ा धक्का दे दिया। तो आज रिवाइज नंबर 4.1 ट्रिलियन है 2025 के अंदर। और अगर हम पहुंच गए उस स्थिति पे तो गर्व की बात ये होगी कि यूनाइटेड किंगडम जो हमारे ऊपर राज कर रही थी 200 साल से, उस इकोनॉमी के ऊपर हमारी जीडीपी बढ़कर इन वर्ल्ड में तीसरा रैंक में आ सकती है। तो ये पॉजिटिव एक इकोनॉमिक आउटलुक ही आज स्टॉक मार्केट को एक सपोर्ट दे रहा है, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स की लिक्विडिटी के थ्रू। तो अब मार्केट के ऊपर ध्यान दिलवाते थे, और मार्केट के लिए लिक्विडिटी का सपोर्ट कहां से आ रहा है? मेनली G4 बैंक से, जो 4 बिग रीजन्स जो आप कहते हैं, अमेरिका एक तरफ, यूरोप एक तरफ, जापान तीसरी तरफ, और चौथी होती है इंग्लैंड जो यूरो से बाहर निकल चुकी है। तो इन्होंने कुल मिला के करीबन $13 ट्रिलियन ऑलरेडी पंप किया है, और आज प्रोसेस में है कि और $29 ट्रिलियन और ईयर एंड के अंदर, अगले ईयर एंड के अंदर आ जाएगा। अब टेपरिंग की बात हो रही है। समझिए कि टेपरिंग में क्या होता है कि हर महीने लेट्स से यूएस $50 बिलियन पंप कर रही है, तो वो फ्रेश पंपिंग को टेपर कर रहे हैं। ये ऐसी नहीं कि ये पूरा लिक्विडिटी निकलने वाला है,
खाली जो इंक्रीमेंटल हर महीने $50 बिलियन का लिक्विडिटी पंप कर रही थी, उसको स्लो डाउन कर रही है। तो टेपरिंग को सही तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेपरिंग का अर्थ ये नहीं है कि पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे यूएस का तो बहुत खास चीज है, क्योंकि $29 ट्रिलियन के अंदर $9 ट्रिलियन खाली अमेरिका से उम्मीद है कि लिक्विडिटी रहेगी मार्केट के अंदर। और ये तीन देश जैसे फेड, ईसीबी और बीओजी ने पिछले क्राइसिस के माफिक अपना लिक्विडिटी सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये लिक्विडिटी कहाँ गई? एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर गई। और एमर्जिंग मार्केट के अंदर आप देखिए 2019 की बात से शुरू करके आज तक 2019 में ऑलमोस्ट सभी देशों को पॉजिटिव आ रहा था। 20 में कोविड का असर आया तो सभी देश में नेगेटिव हुआ था, और इस साल भी वहां पे ज्यादातर नेगेटिव हो रहा है। मगर एक एक्सेप्शन है जो एक्सट्रीम राइट में, इंडिया। यानी प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड, ये तीनों टाइम फ्रेम में खाली इंडिया ऐसी देश है जिसको एफआईएस ने कंटिन्यूअसली पॉजिटिव सपोर्ट किया है। क्या कारण है? जो इकोनॉमिक आउटलुक की हमने बात किया, वही इसके ऊपर यहाँ असर दिखा रहा है। और नीचे वाली स्लाइड में ये बिलियन डॉलर में था, नीचे मैंने रुपीस करोड़ में लिखा है। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि लास्ट ईयर मार्केट के लिए डोमेस्टिक एमएफ नेगेटिव, यानी बेच रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स भी पैसा निकल रहे थे और म्यूचुअल फंड को भी कॉन्फिडेंस नहीं था इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर। मगर इस साल अप्रैल मई जून से देखिए म्यूचुअल फंड्स ने भी खास करके Q2 यानी अप्रैल मई जून में 13,000 करोड़ और Q3 में 45,000 करोड़ पंप किया है मार्केट में। तो ये अच्छी खबर है कि आज एफआईएस भी सपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक एमएफ भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर्स भी डीमैट अकाउंट्स ओपन करके वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल लिक्विडिटी सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत मजबूत है। और यही कारण है कि एफआईएस ने जो पैसा डाला था इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर, 3 साल का आप रिटर्न देखिए, सबसे अव्वल नंबर में रिटर्न इंडियन मार्केट का है। ये क्यों खास मैं आपको बता रहा हूं कि पैसा तो इंडिया को आया कंटिन्यूसली, मगर रिटर्न भी इंडिया ने दिलवाया है। तो उनका भी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे मार्केट को, और उनको भी फायदा मिला है। यानी उसका पास्ट जो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही निकली, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस होती है कि आने वाले दिन में भी ये उम्मीद रख सकते हैं। तो ये है चीज कि इंडिया ने अच्छा रिटर्न दिलवाकर और भी फ्रेश मनी लाने के लिए अपने सिर्फ तैयारी ठीक से कर रखी है हमारी मार्केट ने। इनफैक्ट इस ग्राफ में देखेंगे तो डेवलप्ड मार्केट लाइट ब्लू लाइन, इंडिया ब्लैक लाइन है, एमर्जिंग मार्केट ऑरेंज लाइन है, यूएस पिंक लाइन है, और एमर्जिंग एशिया ग्रे लाइन है। सब के बीच में आप ब्लैक लाइन जो इंडिया को ढूंढे तो क्या दिख रहा है आपको? तो बेस्ट रिटर्न यानी टॉप में है इंडिया का लाइन। यानी इंडिया ने अगेंस्ट एमर्जिंग मार्केट और अदर मार्केट्स में अपना रिटर्न सबसे बढ़िया दिलवाया है। तो इस साल का कैलेंडर ईयर का भी वही हालत है कि हम पॉजिटिव देशों में से बीच में हैं। और फॉरेक्स रिजर्व का एडिशन इसके कारण ही हुआ है कि फॉरेनर्स ने जो पैसा दिया वहां पे इंडिया को भी $7 बिलियन मिला है, राइट? तो ऐसी हालत में जो इकोनॉमिक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के ईपीएस ग्रोथ में बनता है। तो आज जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की कि निफ्टी की ईपीएस 542 2021 एफआई से 732 इस साल और 865 अगले साल होगा। यही है कारण कि पैसा आ रहा है। इस ग्रोथ इन निफ्टी ईपीएस को एक्सपेक्ट करते हुए पैसा आ रहा है। तो आप करेंगे कि करंट ईपीएस को देखते हुए वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड दिख रहा है, मगर फ्यूचर ईपीएस को आप डिस्काउंट करेंगे यानी पीई ग्रोथ फॉरवर्ड पी को निकले तो इंडियन मार्केट उतना ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा है जितना आपको करंट ट्रेलिंग पीई से दिखेगा। तो ये उम्मीद, इतनी बढ़त की उम्मीद सही है? ग्राउंड लेवल में कुछ हो रहा है? बिल्कुल। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स देखिए निफ्टी का, और एक ब्लू लाइन है निफ्टी और काला लाइन है निफ्टी को बैंक निकलते हुए। तो दोनों में आप देख रहे हैं हर क्वार्टर में आपको पिछले क्वार्टर से जबरदस्त बढ़त दिख रही है। तो यही उम्मीद दिलवाती है कि जो भी प्रेडिक्शंस है निफ्टी का, मार्केट को उम्मीद है कि एक्चुअल निकलेगी। तो आज जो वैल्यूएशंस है वो उतने ओवर वैल्यूड नहीं है जितनी आपको ट्रेलिंग पी बता रहे हैं। यही मेरी बात थी। दूसरी चीज यह है कि इस अर्निंग्स ग्रोथ के पीछे ये भी चीज है कि अगर आप ट्रैक करें 2019 से आज तक हर क्वार्टर में एक एनालिस्ट एक कंसेंसस में एस्टिमेट कर दी कि इतना होगा अर्निंग्स, और एक्चुअली क्या निकला, और इसलिए उसने अगले क्वार्टर का कितना बदलाव दिया। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे
मॉडेस्टली उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट को अपग्रेड करते, यानी स्थिति और हालत बेटर होती जा रही है। यही है अर्निंग्स की आउटलुक जो कॉन्फिडेंस दे रही है कि जो नंबर्स हम डाल रहे थे वो जरूर हो सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है, राइट। तो ऐसी हालत में मार्केट के इंडेक्सेस देखें, ये कल का डेटा है, तो आप देखें तो क्या हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप सबसे बढ़िया 3 साल वाला रिटर्न, 1 साल वाला रिटर्न स्मॉल कैप में गया है, मगर 3 महीने वाले रिटर्न में मिड कैप में अव्वल नंबर में। तो ये लीडरशिप चेंज तो होती रहेगी, मगर आप सोचेंगे कि अरे एफआईएस ने इतना पैसा डाला, फिर स्मॉल कैप में तो ज्यादा निवेश नहीं करते, तो ये क्यों इतना बड़ा स्मॉल कैप में हो रहा है। दो चीज है कि एक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जबकि मार्केट में घुसने लगे इस साल के स्टार्ट में, तो वहां से उनका तो ऑलवेज ब्रॉड बेस्ड बाइंग होता है, खाली लार्ज कैप नहीं खरीदते जैसे एफआईआईस। मगर दूसरी चीज ये भी होती है कि लिक्विडिटी इन द स्टॉक, उसको फ्लोटिंग स्टॉक बोलते हैं, जो फ्री फ्लोट जो होती है, यानी जो खरीदारी हो सकती है लार्ज कैप में भरपूर होता है। करीबन समझिए 70-80% स्टॉक ट्रेडिंग मॉल में आता है, खाली 10-15-20% ओनर के पास नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग होता है। मगर मिड और स्मॉल कैप में ऐसे नहीं है। मिड और स्मॉल कैप में ओनर्स कुछ 30-40% अपने हाथ में रखते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी 30-40% रखते हैं। तो फ्लोटिंग स्टॉक 25-30% मार्केट में अवेलेबल होती है। फिर ये छोटी कंपनियां हैं तो टोटल रुपी वैल्यू भी कम होती है। तो समझिए कि थोड़ा बहुत खरीदारी भी हो गया तो प्राइस एकदम से बढ़ते हैं, पर रिवर्स भी होता है, थोड़ा बहुत पैसा निकला तो भी प्राइस एकदम से गिरेगा। तो ये रैली जो हो रहा है स्मॉल कैप में, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी अवेलेबल, कम भी है फिर भी लिक्विडिटी है, और जो फ्री फ्लोट है वो कम होने के कारण है। तो नेचुरली यहाँ पे शार्प अप और डाउन मूव्स जिसको कहते हैं वॉलेटिलिटी, आप मिड और स्मॉल कैप में देख सकते हैं। मगर ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं, ये 3 साल 1 साल वाला रिटर्न, उसमें और एक चीज आपको देखने की जरूरत है कि मैं बाद में उस स्लाइड पे ऊपर आता हूं। तो यहाँ पे देखिए जो मार्च 20 की डेडलाइन है बीच में, वहां से देखिए अब तो लगता है कि स्मॉल कैप्स ने बहुत बड़ा प्रदर्शन दिखाया, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप। मगर आप अपना आईना थोड़ा पीछे लेके जाएं और दिसंबर 2017 के ऊपर लेके जाएं। दिसंबर 2017 जो कि मार्केट के प्रीवियस पीक था, तब से अगर आप कंपेयर करें तो बेस्ट रिटर्न था निफ्टी का 76%, फिर मिड कैप का 56, फिर स्मॉल कैप का। यानी आपने अगर टाइम फ्रेम को मार्च 20 के पहले देकर दिसंबर 17 रखा तो स्थिति एकदम ऑपोजिट होती है, और एक्चुअली स्मॉल कैप का रिटर्न लीस्ट है। मैं क्यों ये बता रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको टाइम फ्रेम देखने की जरूरत है। आप ऑलवेज डेटा को चैनल्स में बताएंगे ऐसी चीज, क्योंकि आप जो स्टार्ट पॉइंट चुनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 17 में इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक बहुत बेहतर थी, उसके बाद ही स्लोडाउन शुरू हुई। तो उस टाइम में जो वैल्यूएशंस थे, अब तक स्मॉल कैप और मिड कैप वहां तक उतना नहीं पहुंचे हैं जितना लार्ज कैप ने पहुंचा है और निकला है। तो मैं कहूंगा कि अभी भी मौका है कि इसमें बढ़त आप देख सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में। और यही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि देखिए ये शार्प राइज जो है वो मार्च की 20 के बाद ही हुआ है। यानी कुछ भी अगर आज आने वाले दिन में देखें, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी भी अर्निंग्स की एस्टिमेट रिवाइज होती है तो शेयर प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे फेज 1 में हुआ था अप्रैल 2003 to 8। जो स्थिति हम अभी एक्सपेक्ट करें कि वापस इंडियन इकोनॉमी में आएगी, तब देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीबन 1427% रिटर्न दिया, मिड कैप इंडेक्स ने 900% और सेंसेक्स ने 500%। यानी ऐसी हालत वापस रिपीट होगी, ये उम्मीद, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी जिसकी बात मैंने पहले इकोनॉमी में शुरू किया, अगर वो एक्चुअल निकलती है तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये कुछ भी नहीं है जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, आने वाले दिन में स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट से आपको और भी बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस हालत में मैं यहाँ पे भी आपको अटेंशन डाइवर्ट करूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने आप बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंडरलाइन सेक्टर्स में कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, वही डिटरमिन करता है। तो सेक्टरल आउटलुक कुछ टॉप सेक्टर्स की देखें, हर साल में आपको लाल निशान माने नेगेटिव रिटर्न और ग्रीन माने पॉजिटिव और येलो और ऑरेंज बीच में। और क्या दिख रहा है आपको, कलर बस नोट कीजिए, यानी हर साल जो पिछले साल में ग्रीन में था वो बहुत कम अगले साल भी ग्रीन होता है, यानी सेक्टोरल लीडरशिप कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो ऐसी हालत में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अलावा सेक्टोरल इंडेक्स को ट्रैक करने की जरूरत है, और अगर सेक्टर फंड्स में निवेश करें तो आपको वो रियलोकेशन करने की जरूरत होती है बेस्ड ऑन दी आउटलुक फॉर दैट सेक्टर।
तो वही चीज मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया था। आप देख लीजिए कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल और 3 साल में कौन से रिटर्न्स। 1 महीना और 3 महीना में देखिए कौन से बेस्ट रिटर्न्स है, आपको पावर सेक्टर, रियल्टी सेक्टर दिख रहे हैं। मगर 3 साल में देखिए क्या होता है, आईटी सेक्टर और आपको रियल्टी सेक्टर। तो लीडरशिप चेंज जो होती है इसके ऊपर टॉप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी वो कंजम्पशन सेक्टर और सब सेक्टर्स की जो बात की थी, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए 3 साल में 115% रिटर्न दिया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने, वेयर एफएमसीजी ने आपको खाली 21% दिखाया है। तो ये सेक्टरल आउटलुक को भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जनरली आप देखिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में वो सेक्टरल को अच्छी तरह चुन के ही आपको एडिशनल रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसी हालत में एंड में मैं ये कहूंगा कि मार्केट की आउटलुक के लिए रिस्क फैक्टर्स या फोकस फैक्टर्स जो होते हैं उसको मैंने साइज में हिसाब में दिखाया। तो सबसे बड़ी फोकस होनी चाहिए अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या उधर ग्रोथ की वापसी है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्या इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ सकते हैं, ये सब चीज यूएस के बारे में ट्रैक करने की जरूरत है। नेक्स्ट ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या हो सकता है, अभी यूरोप में अभी 4th वेव की बात हो रही है, वापस लॉकडाउन इनिशिएट कर रहे हैं, तो ट्रेड के ऊपर असर हो जाए तो वो एक रिस्क फैक्टर है मार्केट। फिर उसके बाद वाली चीज है कमोडिटी। यूएस में अभी $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल अप्रूव हो रहा है, तो वहां पे होगा तो कमोडिटीज को बूस्ट मिलेगी। और चाइना में भी ग्रोथ पाथ आ गया तो कमोडिटीज को बूस्ट होगी। और इसके अलावा सबकी ध्यान फेड जो कह रही है, जो क्या करने वाली है उसके ऊपर ही है। तो ये सब चीज आपको ट्रैक करने की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से सुंदरम म्यूचुअल में हम अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ग्राउंड सिचुएशन को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हुए यही देख रहे हैं कि कहाँ रीजनेबल वैल्यू में हमें ग्रोथ की स्टॉक्स मिल सकती है। तो 2 क्षेत्र है, एक है जो इन्वेस्टमेंट कैपेक्स साइकिल का रिसर्जेंस, और दूसरा जो कंजम्पशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो ग्रोथ आ सकती है। ये हमारी 2 पिलर्स होंगे हमारे पोर्टफोलियो के लिए। और वो ग्रोथ को डोमेस्टिकली हम इसको इस्तेमाल करेंगे थ्रू एक्सपोजर टू फाइनेंशियल्स, जिसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटो और इंडस्ट्रियल्स। और ग्लोबल में जो रिकवरी आती है अमेरिका के थ्रू उसको हम खेलेंगे मेटल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विसेज थ्रू। इसके अलावा ओवरऑल हमारे पास आईटी का एक पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि एक फंडामेंटल मल्टी ईयर क्लाउड की माइग्रेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली हो रही है। तो सभी आईटी कंपनी लार्ज, मिड और स्मॉल के लिए ये एक एडवांटेज बन सकता है। मगर लार्ज मैक्रो ट्रेड जो हुआ था भरपूर लिक्विडिटी के कारण वो खत्म हो चुका है। आज स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर हमारी उम्मीद है कि मिड और स्मॉल कैप्स अभी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे स्टॉक मार्केट की रिकवरी और ग्रोथ में, राइट। उससे मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.